उर्दू दुनिया के मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। हाइब्रिड जंग की इस्तिलाह ने पाकिस्तान में पहली दफ़ा मकबूलियत हासिल करना शुरू कर दी है। लफ्ज़ी मानी के लिहाज से हाइब्रिड का मतलब उर्दू ज़ुबान में मखलूत या पेवंद किया हुआ या मुख्तलिफ अनासर का मुरक्कब होता है, लेकिन इसका जंगी मतलब वाज़ेह और सादा है। हम इसे मुख्तलिफ अनासर की ऐसी जंग का नाम दे सकते हैं जिसमें दुश्मन मुल्क आपके सियासी, माशरती, मुआशी, सहाफ़ती, सरकारी, गैर सरकारी और हत्ता के घरेलू महाज पर भी आपको जंग में मुलव्वस कर लेता है। इस जदीद ऑनलाइन सोशल मीडिया के दौर में हर पल हर महाज पूरी कौम जंग लड़ रही है, एक ऐसी जंग जिसका इनको कतन इदराक भी नहीं। पाकिस्तान इस जंग का बहुत बुरी तरह इन दिनों शिकार है और माजी में भी पाकिस्तान शिकार रहा है और अभी इसके हमले और तेज़ होने हैं, जिसके लिए तैयारी और आगाही बहुत ज़रूरी है। हाइब्रिड जंग के लिए जासूसों और औरतों के ज़रिए महल तक रसाई हासिल की जाती थी। इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ दरबारी वज़ीरों मशीरों को ख़रीदा जाता था और बिलाखिर बादशाह के ख़ानदान तक रसाई हो जाती थी। यूँ किसी भी सल्तनत में खामोशी से घुसकर वार किया जाता था। राय आमा को बदलने और किसी मुल्क को हाईजैक करने के लिए बहुत से तरीके और शोबे मौजूद हैं। सियासत में हाइब्रिड जंग की बेइंतहा अहमियत है। दुनिया में ज़्यादा मसाले ऐसी मौजूद हैं जहाँ करब, नाहल, खुदगर्ज और ज़मीर फरोश सियासतदान अपने ही मुल्क के मफादात का सौदा करते हैं। सियासतदान हुकूमत का हिस्सा हों तो अपने मुल्क के दूसरे ममालिक के साथ महादात में अपने ज़ाती मफादात को अवलियत देते हैं, जबकि कौमी मफाद को कुर्बान कर देते हैं। ऐसे कई ममालिक मौजूद हैं जिनके सियासतदान अपने इक़्तिदार के लिए मुल्की मफाद कुर्बान करते हैं। ऐसे सियासतदान गैर मुल्की ताकतों के पसंदीदा होते हैं। इसी तरह कई ममालिक में सियासतदान अपोजिशन में बैठकर ज़्यादा मुतहर्रिक होते हैं, अपने प्रेशर ग्रुप तरतीब देते हैं जो मजहब, लसानियत, फ़िरका, सूबाई असबियत का सहारा लेकर किसी भी मुल्क में तनाव, फसाद, लड़ाई और झगड़े की फ़िज़ा पैदा किए रखते हैं। दुनिया में कई ममालिक में, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, जहाँ मजहबी जमातों को सियासत का हिस्सा बनाकर इस्तेमाल किया जाता है। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, तरबियती इदारे और मदारस सभी ऐसे असातिज़ा और रहनुमा मौजूद हैं जो बच्चों को ऐसे मकासद के लिए तरबियत दें जो किसी भी मुल्क के मफाद से मुतसादम हो। पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहां ये काम काफ़ी आसान रहा है, क्योंकि इमदाद के नाम पर निसाब में तब्दीली को भी रोकने की जहमत गवारा नहीं की जाती। इस पर सोने पर सुहागा नाम निहाद स्कॉलर, असातिज़ा और उलमा की एक लंबी फहरिस्त है जो नई नस्ल में ऐसे अनासर डाल रही है जिसका नतीजा ख़तरनाक हद तक तबाहकुन हो सकता है, जिसका अमली नमूना किसी भी इशू की सूरत में हम सड़कों, गलियों से लेकर सोशल मीडिया तक देखते हैं। ये इसीलिए भी मुश्किल सूरत हाल बन चुकी है क्योंकि नौजवान नस्ल के हाथ में आसान और सस्ता नेटवर्क मौजूद है जो किसी भी राय को पहाड़ बनाने के लिए काफ़ी है। बैंकों से लेकर खुफिया डाटा, फैशन, टीवी, खेल, गर्जी के जो कुछ भी निजी नेटवर्क पर है, इसको साइबर अटैक का खतरा हो सकता है। बैंकों पर साइबर अटैक से लाखों डॉलर चुरा लिए जाते हैं। बैंकों का खुफिया डाटा फरोख्त कर दिया जाता है। हुकूमतों का सरकारी डाटा भी हैक हो सकता है। गलत और बेबुनियाद खबरों को फैलाया जाता है। हत्ता के मुल्कों को खबरों में बर्बाद भी कर दिया जाता है। दंगा, फसाद और बदअमनी की खबरों को बहुत ज़्यादा उछाल कर मुआशरा में बेचैनी पैदा कर दी जाती है। बड़ी बड़ी कंपनियों के डिज़ाइन, मज़ूआत और मुलाजमीन का डाटा हैक किया जाता है। सिस्टम में वायरस डाल दिए जाते हैं ताकि सारा डाटा ही ज़ाया हो जाए। मुआशी सतह पर जंग अपने अरूज पर है। ममालिक दूसरे ममालिक के साथ तजारत में एक दूसरे को नीचा दिखाते हैं। ममालिक के माहदे ख़राब कराए जाते हैं। पाकिस्तान को इन मुआशी हमलों में बुरी तरह सामना करना पड़ रहा है। भारत की सनत चीन के साथ तजारत में शदीद दबाव का शिकार है। भारत पाकिस्तान में तजारती मंडी बनाना चाहता है, जबकि पाकिस्तान से कुछ भी खरीदने को तैयार नहीं। पाकिस्तान की पिछली हुकूमतों ने इंडिया की तजारती अशिया को टैक्स की छूट दी, जबकि पाकिस्तान की मौजूदात पर भारी टैक्स और जांच पड़ताल की पाबंदियां लगा दी, जिससे पाकिस्तानी मईशत को शदीद नुकसान हुआ। भारत के सरमायादार दुबई और सिंगापुर से पाकिस्तानी मौजूदात मंगवाकर इंडिया में इंडियन ब्रांड के तहत आलमी मार्केट में फ़रोख्त करते रहे, जिसमें चावल और आम समेत कई अहम चीज़ें शामिल हैं।
ایسے کئی طریقے ہیں جس سے دشمن ملک کی معاشی سرگرمیوں کو روکتا ہے۔ دہشت گردی ہائیبرڈ جنگ کا سب سے مؤثر ہتھیار ہے۔ یہ اس قدر خطرناک جنگ ہے کہ اس سے ملکی معیشت کا ہر شعبہ تباہ و برباد ہو کر رہ جاتا ہے۔ جانی نقصان کے ساتھ ذہنی اور نفسیاتی دباؤ، وسائل کی بربادی، غیر ملکی سرمایہ کاری کا خاتمہ، سیاحت کی انڈسٹری کی بندش، کھیل اور ثقافت کا خاتمہ سمیت کئی نقصان برداشت کرنا پڑتے ہیں۔ صحافتی ذرائع کا استعمال ہائیبرڈ جنگ کا ایک اہم ترین جز ہے۔ دنیا میں رائے کو تبدیل کرنے اینکرز کو خریدا جاتا ہے۔ صحافتی اداروں میں مختلف پروگرامز کے تحت وسیع سرمایہ کاری کی جاتی ہے۔ جھوٹی خبریں، جھوٹے تجزیوں سے عام آدمی کی رائے تبدیل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ جھوٹی کتابیں، فلمیں، ڈرامے، ٹاک شوز ترتیب دلوائے جاتے ہیں۔ اس کام کے لیے میڈیا کی سبھی شاخیں خوب استعمال ہوتی ہیں۔ الیکٹرانک، پرنٹ، سوشل میڈیا سبھی کا عام اور بے دریغ استعمال کیا جاتا ہے۔ بعض اوقات ظاہری طور پر سرمایہ کاری کرنے والا ملک بھی کوئی اور ہوتا ہے۔ سفید پوش جرائم ایک ایسا محاذ ہے جس پر پاکستان نے بہت نقصان اٹھایا اور پاکستان کی پوری معیشت کو اس دیمک نے بری طرح کھوکھلا بھی کر دیا۔ پاکستان میں ہر سال کھربوں ڈالر صرف کرپشن اور غلط حکومتی پالیسیوں کے باعث ضائع ہو جاتے ہیں۔ سفید پوش جرائم کے باعث ملکی وسائل دوسرے ملکوں میں افراد کے نام منتقل کیے جاتے ہیں، جس کے باعث ملکی معیشت تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ کھیل کے میدان کو بھی ہائیبرڈ جنگ کا حصہ بنا دیا گیا۔ پاکستان میں سری لنکن ٹیم پر حملہ بھی اسی ہائیبرڈ جنگ کا حصہ تھی۔ اس سے انڈیا نے کرکٹ کے میدان میں پاکستان کو نکلوانے کی بھرپور کوشش کی اور پوری دنیا کی ٹیموں کو پاکستان آنے سے روکے رکھا اور باقاعدہ اس کے لیے مارکیٹنگ کی گئی۔ سیاحت دنیا میں بہت بڑا کاروبار ہے۔ کئی ممالک کی معیشت کا انحصار ہی سیاحت پر ہے۔ یہ صنعت دنیا میں کروڑوں ڈالر کا کاروبار کر رہی ہے، لیکن کئی ممالک میں سیاحت کی صنعت تباہ ہو چکی۔ پاکستان میں بھی دہشت گردی کی وجہ سے سیاحت کی صنعت کو شدید جھٹکا لگا۔ ہائیبرڈ جنگ میں ممالک کو قانونی جنگ میں پھنسایا جاتا ہے۔ کئی مقدمات عالمی عدالت انصاف میں اس لیے لیے جاتے ہیں تاکہ ممالک کو بلیک میل کیا جا سکے۔ عالمی تجارت اور معاشی مارکیٹ میں ملک کو بدنام کرنے کے لیے ایسی کمپنیوں کا استعمال کیا جاتا ہے جو عالمی معاہدات میں مسائل پیدا کر کے مقدمہ عالمی عدالت میں لے جاتے ہیں۔ پاکستان کو پچھلے 10 سال میں کئی ایسے مقدمات میں الجھایا گیا جس کے جرمانے کے طور پر اربوں ڈالر ادا کرنا پڑ رہے ہیں۔ ہائیبرڈ جنگ کی وجہ سے ہر شہری براہ راست دوسرے ملک سے حالت جنگ میں ہے۔ یہ جنگ گھر کے کچن سے لے کر عالمی اداروں تک جاری ہے۔ اس کا نشانہ خوراک، لباس، سوچ، عمل، رہن سہن سبھی ہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عام آدمی کس طرح اس جنگ سے لڑے۔ اس ساری صورتحال کا نقصان اداروں سے زیادہ خود عوام کو ہوتا ہے، لیکن وہ اس نقصان کا احساس کرنے کو تیار ہی نہیں، کیونکہ محبت اور عقیدت کسی بھی وجہ کو نہیں مانتی، اور اگر یہ حد عبور کر لی جائے تو واپسی ممکن ہی نہیں۔ اسی کی طرف پاکستان کے آرمی چیف نے بھی توجہ دلائی ہے۔ تقاریر، ٹاک شوز، سوشل میڈیا سبھی بے لگام گھوڑے کی طرح ہو چکے ہیں۔